नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सुबह जो हल्की सी वाइब्रेंसी थी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं इट लॉस्ट इट्स वे। इस समय 8624 पर करीब 12 अंक नीचे, लेकिन हाँ 8650 का जो लेवल है वो आज मार्केट के लिए इस समय अगर देखें तो कुछ हद तक छलावा ही साबित हुआ है। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ ये सबसे पहले देखते हैं। वीरेंद्र बताइए। वाकई अगर आप देखें इंडेक्स को आप देखें तो शायद आपको लगे कोई इवेंट आज हुआ ही नहीं बाजार में। आज स्ट्रांग अगर आप देखें ओपनिंग, लेकिन उसके बाद से पूरे दिन सरेंडर करने के मूड में बाजार रहा। लेकिन आई थिंक अभी भी अपने अगर आप देखें जो आप कहीं ना कहीं ये डाउट्स हैं इनको डेवलपमेंट होने दीजिएगा कि बाजार कमज़ोर हो रहा है टेक्निकली। ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स फॉर द टाइमिंग मेरे पास नहीं है जो मैं यहाँ डिस्कस करूँ। हालांकि बाजार अगर आप देखें एक दायरे में है, सीवी दायरे में कायम है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 8600 के नज़दीक नहीं जा रहा है आज। कल इसने इंटरडे में 8590 को छुआ, लेकिन 8580 के पास ये बिल्कुल नहीं गया, जहाँ पर 8500 का पुट राइटर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर बैठा हुआ है। आगे देखिए आप इस दायरे से बाहर निकल के अगर कुछ और फैक्टर्स को देखें तो एफएमसीजी शेयर में आज जोरदार तेजी है। स्पेशली अगर आप देखें एक्चुअल की लीडरशिप में क्या स्ट्रॉन्ग मूव। आप देखिए आज मैरिको ने अगर आप देखें क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया, तो पूरा का पूरा लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी अगर आप देखें इस स्पेस में है। उसके बाद कल राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होगा। लॉजिस्टिक्स शेयरों में दाव लग रहा है और आप इसे कह सकते हैं गेट सेट गो। आई थिंक ये बड़ा क्रिटिकल सेशन है। मेरी आखिरी का 1 घंटा इसे बात करेंगे विस्तार से आपकी शॉपिंग लिस्ट में होना क्या चाहिए। उसके बाद आप देखिए तो आज ऑटो एंसिलरी स्पेस और पेंट, हेल्थ केयर, एनर्जी शेयर में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है कि ये कुछ ऐसे स्पेस जहां लार्ज कैप में भी प्रेजेंस है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप देखें एविएशन शेयर में आज जोरदार बिकवाली। और आप देखिए स्पेशली इंडिगो ऐसे स्टॉक्स आज काफ़ी डिसाइसिवली बैकफुट पे है। लेकिन आई थिंक सबसे क्रिटिकल फैक्टर होगा 8580 के जितना दूर रहे बाजार उतना 8700 के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नहीं जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ एक स्टॉक्स जिस पर हम बातचीत करेंगे, उन स्टॉक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक तो आईटीसी, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये करीब 3.5% ऊपर। आज पूरे एफएमसीजी स्पेस में हमने काफ़ी अच्छी वाइब्रेंसी देखी है। फॉलोड बाय मारुति सुजुकी, इंडियन बैंक, आईडीएफसी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। और साथ ही कांसाई नेरोलैक, ये काउंटर करीब 0.7% ऊपर। साथ ही मुथूट फाइनेंस, गैब्रियल इंडिया, आरपीजी लाइफ साइंसेज, सोना कोयो और भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक्स से मैं डिस्कशन करूंगा उसमें आप देखें तो आज इंडिगो बैकफुट पे, जेट एयरवेज, अशोक लेलैंड 8765। देखिए अशोक लेलैंड की 3 रुपये की 4 रुपये की गिरावट बहुत इंपॉर्टेंट सकती है। क्यों? आज जो अशोक लेलैंड ने करा वो वैसा पिछले 4 महीने में नहीं किया इसने। याद रखिए इसने 90 वॉलेट किया है। 90 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस आज बैकफुट पे आया है। तो उससे बात करूंगा। मैरिको एट ऑल टाइम हाई, क्या जोरदार तेजी यहाँ पे। उसके बाद एडवांस एंजाइम्स अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1330 स्ट्राइक करता हुआ, क्या लिस्टिंग। और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें शानदार गेंस। वी गार्ड एट ऑल टाइम हाई, द्वारिका शुगर, गुजरात गैस, हीरो मोटर कॉप और साथ ही साथ अगर आप देखें गुजरात से दिए कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। फिर अगर हम ये अप्रोच क्या लेके चलेंगे, एक बार अगर इनफैक्ट देख लेते हैं कि जो हमारा आज का अगर आप देखें जो क्लस्टर है, देखिए 85-80, 85-60 और 86-60, माफ़ कीजिएगा 86-80, ये एक रेंज है। उसके रेंज के ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का इंतजार करिए। और जहाँ भी ब्रेकआउट आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा किसी भी तरफ का अगर आप देखें ब्रेकआउट। उसके बाद अगर आप देखें क्या अप्रोच रखेंगे हम, निफ्टी बैंक, याद रखिए निफ्टी बैंक बड़े क्रिटिकल लेवल पे है। यहाँ से ये पुल बैक दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18500 का पुट राइटर, 18600 का पुट राइटर, उसका कन्विक्शन वॉलेट नहीं हुआ है अब तक। तो 18600 के जोन में, 18500 के जोन में कैसे लेके आप चल सकते हैं। एलएनटी, ओएनजीसी में पुल बैक ट्रेड्स की संभावना तलाशिए। और साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स को देखें तो बीओपी, यस बैंक और साथ ही साथ डिश टीवी पे नजर रखिएगा। ये कुछ स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। रिलायंस इंफ्रा, आईडीएफसी, ये आपके रडार पर डेफिनेटली होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। चंदन तपाड़िया इस बीच हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। चंदन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो ये आज बाज़ार में इस समय जिस तरह का रुझान है, अब इसको खेलने के 2 तरीके हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक ब्रेकआउट के लिए क्या प्ले करना चाहिए, आपने बेट की है इसके ऊपर आज ऊपर की तरफ पुल बैक पर। धन्यवाद मीर। देखिए बाजार में काफी दिनों के बाद में वॉलेटाइल इंडेक्स में एक सडन स्पाइक आया है। वॉलेटाइल इंडेक्स 3.5-4% अप है, वापस 1575 के आसपास आ रही है। और जो कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बाजार में थोड़े से वॉलेटाइल स्विंग मूव देखे जा सकते हैं। और जिस हिसाब से हम जिस हिसाब से हम जीएसटी की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बाजार में थोड़े से वॉलेटाइल स्विंग रहनी चाहिए। बट अभी भी बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। जब मेरा मानना है कि जब तक 8500 को मार्केट वॉलेट नहीं करता है तब तक ट्रेंड यहाँ पे इंटेक्ट
रहेगा। हालांकि नई तेजी तभी स्टार्ट होगी जब 8665 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग देता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बाजार 8665 के ऊपर क्लोज होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक्सपायरी जरूर 8666 हुई थी, बट वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी। तो 8665 के ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा, तभी मेरे हिसाब से 8800 तक के मोमेंटम एक्सटेंड हो सकते हैं। बट 8500 जब तक नहीं तोड़ता तब तक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं लग रहा है। 8500 यदि वॉलेट करता है तब यहाँ जाके एक जो इमीडिएट ट्रेंड है वो टर्न होता हुआ नजर आएगा। ओके, मैं इनफैक्ट दो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास थे चंदन, इसको देखिएगा आप। देखिए, कल एफआईएस की कैश में लगभग 770 करोड़ रुपए की बाइंग। मैं एफआईएस के इंडेक्स के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था चंदन, कल गिरते हुए बाजार में उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के, और इंडेक्स शॉर्ट उनका लगभग 700 कॉन्ट्रैक्ट घटा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एफआई 8700 पे इंटरेस्टेड नहीं था, वो 8600 पे इंटरेस्टेड था री एंट्री मारने में। क्या आप मेरे इस पॉइंट से सहमत हैं, और क्या निफ्टी पे 8618 पे बाइंग करेंगे आप? और दूसरी बात ये, निफ्टी बैंक जो कि एक बड़े क्रिटिकल क्लस्टर पे है चंदन, 18800, यहाँ पे किसी छोटे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग जाना चाहेंगे? जी हाँ वीरेंद्र, काफी हद तक मैं आपके अच्छे से सहमत हूँ, क्योंकि बाजार में हर लेवल पे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति यहाँ पे बन रही है। इनफैक्ट लास्ट सीरीज में देखें, जून सीरीज में लगभग 9-10 दिन बाजार कंसोलिडेट हुआ था, और जैसे ही एक 80 के आसपास का डिक्लाइन आया, मार्केट वहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली दिखा चुका। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे मिल रही है, और एफआई जिस हिसाब से लगातार 15-16 दिनों से ऑलमोस्ट इक्विटी सेगमेंट में बाय कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में काफी लिक्विडिटी है और उसकी वजह से बाजार का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। हालांकि छोटे मोटे वोलेटाइल स्विंग जरूर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट पिछले 5 महीने से लगातार बढ़ रहा है और लगभग 27% तक की रैली ये दिखा चुका है। बट जिस हिसाब से गिरावट में एफआईज के लॉन्ग फ्यूचर आ रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट पे बाय नजर आते जाएंगे। जहां तक इमीडिएट ट्रेडिंग की बात है, हालांकि थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी है तो यहाँ पे स्विंग्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से 85-80 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा यदि कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है, और वहीं 18500 बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट ट्रेड रहेगा। तो जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग के नजरिया चाहता है, वो 85-80 निफ्टी का स्टॉप लॉस और 18500 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस लगा के बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। बट कन्विक्शन तभी आएगा जब 8665 को निफ्टी पार कर जाता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जिस पर आज एक्शन देखने को मिला उनकी बात करते हैं। आज एफएमसीजी स्टॉक्स में जिस तरह का मूव है चंदन, लुक एट आईटीसी या फिर एचयूएल। अब ऑब्वियसली काउंटडाउन चल रहा है, कल जीएसटी प्रेजेंट होने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट गिवन कि अब क्लियर हो जाएगा। कितना एक्सटेंड कर सकते हैं ये स्टॉक्स आपको? जी हाँ, देखिए ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो डिफेंसिव और इनफैक्ट एफएमसीजी काउंटर है, वहाँ पे सब पे तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 5-6 महीने से लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। आईटीसी जरूर एक कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट देता है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। इनके जो सपोर्ट्स है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। काउंटर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, और जब तक 247 के ऊपर रहता है, यहाँ पे 280 तक मूवमेंट एक्सटेंड होने की गुंजाइश है, जो लगभग मौजूदा लेवल से 6 से 7% के आसपास है। उसके अलावा मेरिको में हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक में जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और वीक ऑन वीक बेसिस या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे लो हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और हर उछाल पे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आता है। अनचार्टेड पे ट्रेड कर रहे हैं तो 320 तक के लेवल यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, और एचयूएल भी मेरे हिसाब से एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो आईटीसी, एचयूएल, मेरिको, इन तीनों में पॉजिटिव बायस रहेगा, और 5 से 7% की रैली यहाँ पे बन सकती है। जी। इस बीच आप देखिए एस&पी का एक वक्तव्य आया है इंडियन बैंक के संदर्भ में, प्लीज़ माफ कीजिएगा, यूनियन बैंक नहीं है, इंडियन बैंक है अगर आप देखें तो, और कि जो डाउनग्रेड कर सकता है वो यूनियन बैंक को, और एसेट क्वालिटी जो है वो और बिगड़ने का जो खतरा है वो बरकरार है। तो मेरे इंस्टीट्यूशनल व्यूज़ जो है वो एसेट क्वालिटी को लेकर अभी भी काफ़ी ख़राब आ रहा है। आई मीन यहाँ से भी ज़्यादा, आई मीन अब देखिए Q1 के बाद भी और ख़राब होने के। आई थिंक ये सारी चीज़ें एक तरफ है, और एसबीआई का रिजल्ट जो कि 12 अगस्त को आने वाले हैं वो एक तरफ है। उनकी कमेंट्री में अगर वो अगर आ गया उनकी कमेंट्री में कि भैया सब ठीक है, तो फिर आई थिंक एस&पी वगैरह बोलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैंक जो स्टेटमेंट देता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली इनटू बिजनेस, वो काफ़ी अहम होता है। पर हाँ, ये बड़ी खबर यूनियन बैंक पर है कि यूनियन बैंक डाउनग्रेड हो सकता है। हमारे साथ अब पंकज जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वार्निंग। एस&पी ने ये कहा है कि यूनियन बैंक को डाउनग्रेड किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बाकी जो बैंक्स हैं उनकी एसेट क्वालिटी पर भी
कंसर्न रेस किया है। आपको अभी तक जितने नंबर्स आए हैं वो देख के क्या लगा? क्लियरली अगर आप पहले PSU बैंक की बातें करें तो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से हम प्राइवेट सेक्टर रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स पर पॉजिटिव हैं। NPA की प्रॉब्लम हमारे हिसाब से 2 से 3 तिमाही और चल सकती है। और अपार्ट फ्रॉम NPA प्रॉब्लम हमें लगता है कि कई सारे PSU बैंक्स में कैपिटल की प्रॉब्लम है, टैलेंट का प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी का भी चैलेंज है। तो इसको देखते नज़रें करते हुए हमें लगता है कि PSU बैंक्स में अंडरवेट रहना चाहिए और वेरी सिलेक्टिव PSU बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और अगर आप इस पहले तिमाही के नतीजे के बारे में बात करें तो काफ़ी मिक्स नतीजा है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं, ग्रोथ का क्लियर चैलेंज दिख रहा है। फार्मा में कई नतीजे आए हैं जहां पर हमें डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है। बट कई सारे कंपनी जैसे पेंट कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, उनमें नतीजे काफ़ी इंकरेजिंग है और उनमें जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ आई है वो क्लियरली ये डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ सेक्टर आने वाले महीनों में भी और आने वाले तिमाहियों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। पंकज जी, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने आज की, अगर आप फ्लेवर को देखें आज के ट्रेडिंग सेशन के, आज FMCG को देखिए, HUL को देखिए, आप ITC को देखिए, आप स्पेशली मैरिको, अभी कुछ देर पहले आप आई होप उसके चार्ट देख रहे होंगे अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पे। इस बार के Q1 के वॉल्यूम्स बहुत ख़राब थे। बाज़ार की जो वर्स्ट थिंकिंग थी, सबसे बुरी सोच थी, वो भी 5% थी, लेकिन ये कंपनियां 4% पे आ गई, इस बार 3% पे आ गई। और आई थिंक एनालिस्ट लॉबी ये भी कह रही है कि 3-2% पे आ जाए Q4 तक FY17 की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये रिएक्शन स्ट्रीट का, ये क्या रिएक्शन है और आप बायर हैं क्या इस वक्त FMCG में इन प्राइसेस पे? अगर हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे काफ़ी बुलिश हैं, बट कंज्यूमर स्टेपल्स में हम अंडरवेट स्टैंस मेंटेन कर रहे हैं। इसमें अगर देखें तो 2 तरीके से इस सेक्टर को देखना चाहिए। एक, अगर जो मेन स्टे जितने भी नाम आपने बोले उनमें सब में कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ का चैलेंज है। मार्जिन्स वो मेंटेन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जिससे अपने FMCG के परफॉर्मेंस को आंकते हैं वो क्लियरली एक चैलेंजिंग है। उसमें 2 चीज़ से कारण उनको डिमांड में प्रॉब्लम आ रही है। एक, आपने देखा कि पतंजलि कई जगह कई सेगमेंट्स में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई ये सब सेगमेंट्स में डिमांड 50% से ज़्यादा रूरल साइड से आते हैं, जो लास्ट 2 साल से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। तो मार्केट का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ बेटर मानसून्स यहाँ कहीं ना कहीं डिमांड रिवाइवल आनी चाहिए। तो अगर आज आप वैल्यूएशन भी देखें तो वो कहीं भी स्कोप नहीं छोड़ रहा है FMCG में कि यहाँ से अगर आप 2 साल की भी व्यू लें तो अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन को दोनों को कंपेयर करें तो वैल्यूएशन आज भी महंगे हैं। तो ये हमारा स्टांस है कि यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ स्लगिश होगा और वैल्यूएशन महंगे हैं, इसलिए हम ये स्टैंस ले रहे हैं कि कंज्यूमर स्टेपल्स को पोर्टफोलियो के अंदर अंडरवेट रखा जाए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच एक बार कैश में जो सबसे ज़्यादा गेनिंग स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। इंडियन बैंक 20% ऊपर, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। और कुछ काउंटर्स जिस पर काफ़ी अच्छा मुँह देखने को मिला, इसमें IDFC है, IDFC लिमिटेड करीब 9% ऊपर। RPG लाइफ साइंसेस ये करीब 8% ऊपर है। टेक्समो पाइप्स ये 7.25% ऊपर है। टाटा कम्युनिकेशंस 6% ऊपर। और मुथूट फाइनेंस, मैरिको और द्वारिकेश शुगर ये भी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, करीब 5-5% का मूव यहाँ पर है। लेकिन चंदन, इंडियन बैंक पर आपका व्यू क्या है? जी हाँ, देखिए इंडियन बैंक में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है आज, और ये पॉजिटिव मूव काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मिला है। इस काउंटर का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, पिछले 3 महीने से यहाँ पे रैली हुई है और आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी और तेजी बरकरार रह सकती है। 195-197 तक के लेवल देखने चाहिए। IDFC में भी देखिए ऐसा ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक लगातार 55 के ऊपर पार नहीं कर पा रहा था, उसके आसपास आके सप्लाई देखने को मिल जाती थी, और आज जैसे उस लेवल को निकला यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग और एक नई लॉन्ग्स देखने को मिले। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग और ब्रेक जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है उसकी वजह से दोनों काउंटर मोमेंटम बना, और यहाँ से थोड़ी और रैली एक्सटेंड हो सकती है बाजार के कंसोलिडेशन के बावजूद। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को देखते हैं। लुक एट गैब्रियल, ये स्टॉक लगभग 103.70। हालांकि देखिए स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर भी इसने अपने करियर का आज
अब तक का सर्वोच्च स्तर छुआ। मैरिको का जिक्र मैं कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। एक बार आप देखिए IVFC को 57.80, क्या स्ट्रांग मूव। और उसके बाद वी-गार्ड, कल बात कर ही रहा था मैं इस स्टॉक की, आज देखिए एक नया ऑल टाइम हाई छुआ है इसने। वी-गार्ड, हेवल्स, वोल्टास, कल भी हमने इन स्टॉक से बात की थी। उपेंद्र कुलकर्णी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, अभी बाजार शायद बहुत लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं लग रहा है। सब कह रहे हैं कि लिक्विडिटी के पीछे अगर आप देखें तो आई थिंक सब पड़े हुए हैं। आप किस चीज़ के पीछे पड़े हुए इस वक्त? आप देखिए मिड कैप में रोज़ बरोज़ एक स्टार प्राइस परफॉर्मेंस निकल के आती है। आपको क्या इस वक्त पसंद आ रहा है? देखिए वीरेंद्र, आप देखेंगे तो ये बुल मार्केट फेज़ है, तो ये बुल मार्केट में और लिक्विडिटी लिटरली आप देखेंगे तो फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स आर अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट और नेगेटिव कॉस्ट। तो लिक्विडिटी इज़ पुशिंग द बुल मार्केट, जो मार्केट में हमारी चल रही है। ये बुल मार्केट की कंडीशन ऐसी रहती है कि हम लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशन ऑफकोर्स स्ट्रेस लग रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग बोलते हैं तो मार्केट थोड़ा और आगे निकल जाता है। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल फॉर लॉन्गर पीरियड। ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो आपको होल्ड करना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिवॉर्डेड। देयर आर पॉजिटिव न्यूज़, मॉनसून अच्छा आया है, GST बिल का बात चल रहा है, ओवरऑल कंसोलिडेशन हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, तो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव चीज़ ऑफकोर्स इंटरनेशनल न्यूज़ कोई आए तो नेगेटिव बड़ी न्यूज़ आ सकती है। सो बैंक्स है, इकोनॉमी है, ब्रिटेन एग्जिट के इश्यूज़ है, सो मेनी इश्यूज़ आर देयर इंटरनेशनली। और एक पॉजिटिव चीज़ भारत के फेवर में है, पेट्रोलियम प्राइसेस आर कमिंग डाउन, विच इज़ रियली नॉट नोटिस सो मच अप टू दिस मोमेंट कि सब्सटैंशियली नीचे आया है वापस, तो उसका एक बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिल सकता है। तो एक ओवरऑल व्यू लेके मैं बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर। पॉसिबली देयर माइट बी सम करेक्शंस इन द टाइम टू कम, बट आप होल्ड ऑन कीजिए। ट्रेडिंग में इट्स माइट बी डेंजरस बट यू ऑल्सो माइट गेट रिवॉर्ड, बिकॉज ये बुल मार्केट ऐसा रहता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच होते रहते हैं। सो बट एक दिन गिरेगा तो तभी आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर विथ योर मनी। एक बार बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। इस समय जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट ये काउंटर ऑलमोस्ट वन वे जिस तरह का मूव इसने दिया है, उसके बाद आज देखिए ये गिरा है, करीब 3% नीचे है, 10,890 के आसपास का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन पंकज, ये जो NBFC स्पेस है, इसमें आप देखिए हर बार जब काउंटर करेक्ट होता है, इफ़ समवन हैज़ एंटर्ड, चांसेस आर दैट हिल मेक मनी। एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने में ट्रेंड देखने को मिला है। और सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के। आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पर? क्लियरली अगर इस मार्केट रैली में देखें तो हमें दो सेगमेंट में वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। एक है मेटल सेक्टर, जहां फंडामेंटली सेक्टर में ग्लोबली कोई चेंज नहीं हुआ है, डिमांड आज भी सबड्यूड है और ओवर कैपेसिटी इन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ मेटल्स आर स्टिल देयर। और दूसरा सेगमेंट जहां हम थोड़े कॉशियस हैं वो है NBFC कम MFI स्पेस। अगर आप काफ़ी सारे NBFC और MFIs को देखते हैं तो आज उनके वैल्यूएशन उनके एसेट बुक से ज़्यादा है, जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड सस्टेनेबल नहीं होता है। बट आज के दिन मार्केट इज़ कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड विद ग्रोथ। और अगर आप फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो कई सारे बैंकों जैसे PSU बैंक की हमने बात की, वहाँ पर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, NPA का प्रॉब्लम है। और NBFC एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा है कि आपके फाइनेंशियल वेट में जहाँ पर ग्रोथ आ रहा है, NPA के इशू नहीं है। और इस साइकिल में हमें एक चीज़ जो पॉजिटिव लग रही है फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव, रिटेल लेंडिंग पर्सपेक्टिव, कि अगर आप 2006 से 16 तक देखें तो वो एरा था जहाँ पर 25% GDP ग्रोथ आपके जो कॉर्पोरेट लेंडिंग थी वो 40% पर पहुँच गई। आज के दिन आपकी रिटेल लेंडिंग कुछ 12-13% ऑफ GDP है। तो स्ट्रक्चरली अगर नेक्स्ट 4-5 साल देखें तो रिटेल का जो लेंडिंग ग्रोथ होगा विल बी मच हायर देन योर कॉर्पोरेट लेंडिंग ग्रोथ। तो इसलिए लोगों को ये एक फैंसी है कि यहाँ पर ग्रोथ नेक्स्ट 3-5 साल सस्टेनेबल हो सकती है एंड लोग उनको वेरी हाई वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। बट हम थोड़े कॉशियस हैं इस आज के दिन इस सेगमेंट में। जी हाँ, चलिए इस बीच एक दो जरा मैं एग्रेसिव ट्रेड्स निकालता हूँ, मैं जिन पर थोड़ा सा हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी है तो एक आप देखिए कैनरा बैंक लगभग 250 के स्तर पे नोट करते जाइएगा। कैनरा बैंक याद रखिए ये एक 20 रुपए की प्राइस चैनल के ठीक बीचों बीच फंसा हुआ है।
ब्रेक डाउन ब्रेकआउट दोनों की पॉसिबिलिटी है, इस पर नजर रखिएगा। दोबारा चंदन ध्यान दीजिएगा दोनों ट्रेड्स पे। डेल्टा कॉर्प आज अगर आप देखें जिस प्रकार का इसने मूव दिया, जिस कंडीशन में है ये 100 को स्ट्राइक किया, 92 से अगर आप देखें, मैं इसी कार्यक्रम में बोल रहा हूँ ये 100 स्ट्राइक करेगा, उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहा है आप। तीसरा स्टॉक हो गया डिश टीवी। आई थिंक डिश टीवी, अगेन बात करने से पहले डिस्क्लोजर, ये एसएल समूह की कंपनी है, लेकिन मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से यहाँ बात कर रहा हूँ। ये होता है अमूमन चंदन, जब किसी क्रिटिकल आप लेवल को निकालते हैं, जैसे इसने 100 को निकाला, 102, 50 को निकाला, उसके बाद सर्टेन अगर आप देखें वॉलिटिलिटी बढ़ती है। बट इन तीनों में से अगर एक ट्रेड पिक करना हो अगस्त के पर्सपेक्टिव से, तो ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है आपको इस वक्त? जी हाँ, मैं यदि मान लो एफएनओ में पिक करना है तो मैं डिश टीवी की तरफ फोकस करूंगा। और डिश टीवी ने एक अच्छा खासा रनअप पिछले 3-4 दिनों में दिया और एक मेजर सपोर्ट 91 से टर्न किया है। 100 का लेवल जो एक मल्टीपल हर्डल हुआ करता था उसको भी निकाला है और मेरे हिसाब से अब 110 से 112 की तरफ तैयार हो रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे जीएसटी में यदि इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो मेरे हिसाब से वो भी एक मोमेंटम को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेंस बना हुआ है, 95 का सपोर्ट रहेगा और 100 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में 112, 113 तक जा सकता है। वहीं डेल्टा कॉर्प की बात करें, इस स्टॉक में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट मेरे हिसाब से 100 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में 108 से 111 तक के लेवल आ सकते हैं। तो डेल्टा कॉर्प में भी यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव कन्विक्शन आ रहा है। और दूसरा देखिए, काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद में एक सप्लाई ट्रेंड लाइन को पार करके ये काउंटर निकला और लगातार 4 दिनों से यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम्स और डिलीवरी वॉल्यूम भी देखे जा रहे हैं। तो डेल्टा कॉर्प और डिश टीवी काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव के साथ में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच जीएसटी की आपने बात छेड़ी थी वीरेंद्र, गेट सेट गो। हाँ, गेट सेट गो इसमें या गेट सेट थ्रू। उपेंद्र, मेरा एक बड़ा ही सिंपल सवाल है, आई थिंक जो इस समय शायद हर फंड मैनेजर के दिमाग में भी होगा, जीएसटी पास हो जाने के बाद क्या मार्केट बढ़ेगा गिरेगा? क्योंकि ये सारा जो लॉजिक है, 10,000 करोड़ के ऊपर का पैसा पंप हुआ है एफआईआईज की तरफ से मार्केट में, डोमेस्टिक फंड्स हैव बीन सेलिंग, स्टॉक्स में हमने रनअप देखा है। अब इसके बाद क्या? क्लियर तो हो जाएगा ऑलमोस्ट, देन मीर आप देखेंगे तो जीएसटी विल बी वन इवेंट, होने के बाद उसका इम्पैक्ट मीन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई बिलीव कि जीएसटी जैसा जो एक रिफॉर्म है वेरी यूजफुल फॉर इंडिया। उसका रीज़न सिंपल है, एक सिंगल मार्केट तैयार हो जाएगा। मल्टीपल जो फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव जो तकलीफ होती है, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स और तकलीफ एट ऑक्ट्रा एंड आकाश फॉर टू ट्रक्स एंड ऑल दैट, ये सब कम होने का चांसेस है। सो दैट इज़ वन मेजर बेनिफिट विच विल गिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल over the period to the economies. So there will be some benefit over the 1 to 2 years period, लेकिन वो absorption implementation would take time. और as far as immediate impact is concerned, कुछ भी नहीं GST के बाद वो that will be a non-event frankly after that. तो it will take time before we get benefits of GST in the real economy. चलिए आइए देखते हैं कि इस बीच हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने इनफैक्ट खास बातचीत करी, आलोक ने अगर खास बातचीत की वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से। आइए देखते हैं एग्जैक्टली जीएसटी बिल को लेकर उन्होंने क्या कहा। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन बिल राज्यसभा में बुधवार को आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार जी। संतोष जी, जो इस तरह का जो एक सहमति बनी है कांग्रेस और सरकार के बीच में और विपक्षी दलों के बीच में, ये एक तरह से ऐतिहासिक कह सकते हैं और 10 साल के बाद ये बिल राज्यसभा में आने के लिए तय किया गया है। नहीं, वास्तव में जैसा आप कह रहे हैं 10 साल पहले तय हुआ था। अब जो कुछ इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है और मुझे लगता है कि कल ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। सर, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है सर, उसके लिए कितनी तैयारियां हैं सरकार की? वो पहले पास हो, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। सर, आखिरी सवाल कि सर सारे विपक्षी दलों ने इस पर सपोर्ट किया है, राज्यों ने भी सपोर्ट किया है, आपको लगता है कि इससे कोई महंगाई बढ़ सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक हितकारी कदम है और इसका लाभ मिलेगा। बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष गंगवार जी ने कहा कि उम्मीद है कि वो बिल पास हो जाएगा और संसद में आएगा और इससे एक तरह से पूरे देश में एक टैक्स लागू होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जैमन जोश के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। पूरी पॉसिबिलिटी अगर आप देखें इस बार जीएसटी बिल की नजर आ रही है। खैर, अब थोड़ा सा जीएसटी बिल से अगर आप देखें थोड़ा सा हट के विषय एक बार फिर से जाते हैं अर्निंग्स के ऊपर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त न्यूज़ रूम से इनफैक्ट अंचल हैं। 2 नंबर्स आने हैं कल, बर्जर पेंट्स के और साथ ही साथ एक्सेल टेक्नोलॉजीज़ के। पहले अंचल, इस बार के स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। लुक एट एशियन पेंट्स,
नतीजों के बाद क्या मूव आया था, क्या स्ट्रांग मूव आया था इस काउंटर में? क्या बर्जर पेंट्स भी कुछ ऐसे ही नंबर्स दे सकता है? बिल्कुल वीरेंद्र, आपने सही कहा। एचसीएल पेंट के ही तर्ज पे रादर उससे बेटर नंबर्स की उम्मीद की जा रही है इस बारी बर्जर पेंट से। अगर सबसे पहले बर्जर पेंट्स के रिव्यू पे नज़र डालें, कंपनी के आय में 6% की बढ़त का अनुमान है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 9% रह सकती है। देखिए, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से कंपनी को एक अच्छा पुश मिलता हुआ मिलेगा और कहीं ना कहीं आय को सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी और मार्केट शेयर बढ़ने का अनुमान है। कंसाई नेरोलैक का इसने काफ़ी मार्केट कंज्यूम किया है रूरल मार्केट्स में, उसका फ़ायदा भी कंपनी को आय में आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके बाद से ही अगर आप ऑपरेटिंग फ्रंट से ही नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करें तो स्थिति बेहद इंप्रूव होती हुई दिख रही है। कंपनी का एबिटा करीब 20.5% बढ़ने का अनुमान है, तो वहीं एबिटा मार्जिन्स भी 1.5% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। कच्चे माल पे जो लागत इनकी घटी है उसका सीधा फायदा एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं Q1 में ही नहीं Q2 में भी ये फैक्टर का कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। और यही कारण है जो मुनाफा है, एक तो बेहतर ऑपरेटिंग नंबर्स और साथ साथ एक लोअर फाइनेंस कॉस्ट, दोनों ही सपोर्ट करेंगी कंपनी के मुनाफे को। और अनुमान इस बार ये है कि करीब 36% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा और 100 करोड़ को पार करता हुआ दिखेगा। उसके विपरीत अगर आप एचसीएल टेक की बात करें, फ्लैटिश टू नेगेटिव साइड पे ही नंबर रहते हुए दिखेंगे। कंपनी की आय में महज 5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं डॉलर आय भी करीब 5.5% बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये क्रॉस करेंसी का सपोर्ट जैसे बाकी आईटी कंपनियों को डॉलर आय में मिला, इस बार एचसीएल टेक को भी मिलेगा और करीब 60 बेसिस पॉइंट यानी 0.6% तक का सपोर्ट कंपनी की आय में आता हुआ दिखेगा क्रॉस करेंसी की वजह से। लेकिन आईटी सेगमेंट इनका जो है, जो कोर आईटी एक्सपोर्ट कारोबार है, वहाँ पे प्रेशर है, वहाँ पे मार्जिन्स पे प्रेशर है, वो रिफ्लेक्ट हुआ कंपनी के एबिट और एबिट मार्जिन्स पे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है वो ये कि आपको याद होगा वॉल्वो के आईटी कारोबार को इन्होंने अधिग्रहण किया था, उसके नंबर्स Q1 से अब पंच इन होना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फेवर फायदा कंपनी को आय फ्रंट पे ज़रूर आते हुए दिखेगा। जैसा कि मैंने कहा, मार्जिन्स प्रेशर रहेंगे, तो इसी कारण कंपनी के मार्जिन्स 20.8% से घट के इस बार 20% पे रहने का अनुमान है। बड़ी डील्स पे नज़र रखिएगा किस तरह से नंबर्स रहते हैं। IMS सेगमेंट में बड़े सौदों की उम्मीद की जा रही है, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन जहाँ तक बात है, करीब 2% गिरते हुए दिखेगी। ओवरऑल खर्च बढ़ा है कंपनी का, वीज़ा कॉस्ट एस्केलेट हुई है, वो कहीं ना कहीं डाउनसाइड इम्पैक्ट डालेगा कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर। बिल्कुल। चलिए अंचल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए पहले एचसीएल टेक की बात करते हैं और इसके जिस तरह के नंबर्स अनुमानित हैं यहाँ पर 796 पर है ये। चंदन, आपने बिल्डअप किस तरह का देखा है एचसीएल टेक पर? जी हाँ, देखिए एचसीएल टेक में पिछले 7-8 दिनों से हम यहाँ पे पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि इसने अपने 9 महीने का जो नेगेटिव ट्रेंड था लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने का, उसको निगेट किया है। यानी कि अक्टूबर 2015 से लेके जून 2016 तक हर महीने इसने एक्सपायर टू एक्सपायर बेसिस नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और लास्ट एक्सपायरी में पॉजिटिव क्लोज देकर इसने एक नेगेटिव ट्रेंड को निगेट किया और उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने की बात करूँ तो लगभग 710 से लेकर 720 के लेवल को एक मल्टीपल सपोर्ट बना है और कम से कम 6 से 7 बार उस लेवल के आसपास ही आया है। यहाँ पे पॉजिटिव रोल ओवर लगभग 78% के आसपास हुआ है, रोल कॉस्ट बेटर है, जो संकेत दे रही है कि अब स्टॉक ऊपर में 850-920 तक भी जा सकता है। और एक सपोर्ट बेस पे आसपास एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बना है, जो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे मेरा मानना है जिस हिसाब से एक नेगेटिव ट्रेंड निगेट हुआ है, एक नया मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की तरफ ध्यान रख सकते हैं। 820 और फिर 850 के लेवल यहाँ पे ध्यान में रहेंगे। पंकज जी, आखिरी प्रश्न आपसे मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में ही और आई थिंक लार्ज कैप आईटी पर ही पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा स्टेबल हुआ है सर ये स्पेस, अगर आप देखें बीते 20 दिन डिजास्टर्स रहे पूरे स्पेस के लिए, लेकिन टीसीएस ने क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर दिखाया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिए समहाउ पुल बैक मोड पे आया है, लेकिन एक जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट इस स्पेस में आपका बना है, जिस प्रकार की Q4 रहा, जिस प्रकार का Q1 रहा और जिस प्रकार का इनका टॉप लाइन रहा। क्लियरली अगर आप देखें तो पहला हाफ हमेशा आईटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इस बार कई सेगमेंट्स में और स्पेशली लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ में हमने ग्रोथ के चैलेंजेस देखे हैं। और हम आपके दर्शकों को काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि ये सेगमेंट में जो टिपिकल बिजनेस है, जिसे हम ADM बोलते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस, वहाँ क्लियरली ग्रोथ चैलेंजेस हैं, बिकॉज ग्लोबली हर कंपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी और एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रही है। और जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं उनका एक बड़ा बेस ADM के ऊपर बिल्ट है, जो हमें लगता है कि एक डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अनलेस एंड अनटिल कि रुपी में एक बहुत बड़ी गिरावट आए तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए। बट ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर बात करें तो ये सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं और इस सेक्टर में वही विनर्स होंगे
जो जल्दी से अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी एरा। तो ये सेक्टर पर कॉशियस होना हमारे हिसाब से वाजिब है। और नेक्स्ट 1-2 तिमाही में भी जो कमेंट्री आ रही है ये लार्ज कैप आईटी कंपनी से, वो कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच कांसाई नेरोलैक करीब 6.5% ऊपर है और टाटा कम्युनिकेशंस और मैरिको इन दोनों पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। उपेंद्र, आपको टाटा कम्युनिकेशंस और मैरिको कैसे लगते हैं? मैरिको इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेज कंपनीज मिहिर। ये जो एफएमसीजी क्षेत्र में जो एक अपकमिंग स्टार है फॉर लास्ट मेनी ईयर्स नाउ इज़ दिस कंपनी। तो मेरे ख्याल से इट विल बी फंटास्टिक टू होल्ड ऑन टू दिस कंपनी। ऑब्वियसली जैसे मैं पहले कह रहा था कि सभी कंपनियों के टॉप लाइन, आई मीन वैल्यूएशंस आर लिटिल स्ट्रेच्ड, बट यू नो वन हैज़ टू टेक अ कॉल कि जो भारत जैसा देश है जहाँ ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन रहेगा। मे बी ट्रेडिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वो इम्पैक्ट विल कम आउट, बट समबडी हु आल्सो होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड ऑन। चलिए अब थोड़ा सा अगर आप देखें, कुछ देर में वायदा कारोबार को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। एग्रेसिव ट्रेड्स पहले, उससे पहले जरा एक बार देखिए आप टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी में आज किसने किसने ब्रेकआउट दिया। IDFC क्लियर कट ब्रेकआउट, पर ये मत सोचिएगा कि 58 के ऊपर पैसा कमाना बहुत आसान होगा, नहीं। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे हर 5 रुपये के अंतराल में आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक जब गिरा था ना अप्रैल 2015 से, तो क्लस्टर्स में गिरा था और क्लस्टर्स भी चलना पड़ेगा इसको। IDFC, उसके बाद देखिए और कुछ काउंटर्स, डेल्टा कॉर्प का जिक्र मैं कर चुका था, रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद L&T फाइनेंस होल्डिंग 90 स्ट्राइक कर चुका है, बट 90 के ऊपर आपको एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चंदन ध्यान दीजिएगा प्लीज़ इन स्टॉक्स पे। 72-75 पे जैन इरिगेशन, नो नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद टेक महिंद्रा बात कर चुके हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स छोड़ देते हैं। IOC बहुत चल चुका है, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता नहीं कैसा हुआ यहाँ पे। उसके बाद और डिसेंट स्टॉक्स में पावर ग्रिड, चेन्नई पेट्रो 286, चेन्नई पेट्रो आई थिंक मैं इसको एक बार मंथली चार्ट्स पे देखूँ। याद रखिए चेन्नई पेट्रो का सन 2010 का एक हाई था, वो था करीब 299 रुपये। आज का जो हाई था वो था लगभग 293 रुपये 30 पैसे। ये चेन्नई पेट्रो का जिक्र मैंने किया। चंदन जरा इस चार्ट को देखिएगा, आई थिंक 300 के ऊपर एक बड़ा इसको एक अनचार्टेड जो टेरिटरी मिलेगी, उसमें क्या प्ले करना चाहिए चेन्नई पेट्रो को चंदन? जी हाँ, चेन्नई पेट्रो में हम लगातार यहाँ पे 10-12 दिनों से पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बन रहे हैं। कल के ट्रेड में हमने BTS भी रिकमेंड किया था, और जब तक ये 278 के ऊपर है, हमारा मानना है कि 300 और फिर 320 तक के लेवल आ सकते हैं। और देखें आज पिछले 10-12 दिन से जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वो भी साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी में वॉल्यूम्स के साथ कारोबार हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से 278 का लेवल होल्ड करता है, तब तक यहाँ पे एक तेजी का मोमेंटम बरकरार रह सकता है। और हर एंगल के चार्ट में, चाहे आप डेली देखें, आर्ली चेक देखें या फिर वीकली देखें, सब में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके अलावा जो आपने दूसरे काउंटर्स की भी बात की, वहां पे भी मेरा ध्यान पॉजिटिव है। पावर ग्रिड हम पोजिशनल बेसिस पे 200 रुपए तक का टारगेट देख रहे हैं। IOC हालांकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं फेवर कर रहा है, बट मेरा मानना है 570 का मोमेंट एक्सटेंड हो सकता है। और L&T FS जिसको हम पोजिशनल ट्रेड भी करवा रहे हैं, 92 पहला टारगेट रहेगा और 100 दूसरा टारगेट रहेगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद में इसने 82 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। बिल्कुल। चलिए, लेकिन आपने L&T फाइनेंस की बात की, कुछ और फाइनेंस कंपनीज को देखते हैं जहां पर आज गिरावट है। एक तो भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये करीब देखिए 9.5% नीचे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 8.5% नीचे है। इक्विटास 5.5% नीचे। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब इसे उपेंद्र, इसे एक रेगुलर प्रॉफिट टेकिंग माना जाए या फिर समथिंग मोर देन दैट? स्पेसिफिक कंपनी का स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है। आई मीन देयर वाज सम न्यूज़ अबाउट भारत फाइनेंशियल्स इन्वॉल्विंग सम पीपल देयर बिकॉज ऑफ देयर पास्ट इन्वॉल्वमेंट, उसके वजह से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो बाकी कंपनियों में एक जो फियर साइकोसिस होता है, उसकी वजह से बाकी कंपनियों में करेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल उज्जीवन, आई थिंक स्टॉक बहुत ऊपर गया है। आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स वन कैन सेफली एज्यूम। तो ये अलग अलग रीज़न है हर कंपनी के पीछे, लेकिन सी एज अ सेक्टर वन कैन सी कि उसमें अच्छा पोटेंशियल है इफ़ द कंपनीज रन विद सिंसियरिटी एंड यू नो ग्रोथ इन माइंड, परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, ये भी रियलिटी है। चलिए अब कुछ तरह F&O के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा पहले ये देखिए आप निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट है आपका 8619 पे, काफ़ी अगर आप देखें तो हद तक फ्लैट ही है, लेकिन आपका जो अब देखिए अब निफ्टी फ्यूचर्स कितने पे 8658 पे, लगभग 38 पॉइंट का प्रीमियम, दैट मीन्स प्रीमियम अभी भी कमांड है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये एक संकेत ये भी है कि ना तो कोई शॉर्ट जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली कोई शॉर्ट जा रहा है, और दूसरी बात याद रखिए कि स्पॉट पे भी प्रेशर है, ऐसा मत सोच के चलिएगा। अदरवाइज ये डिफरेंशियल, ये अगर आप देखें प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर स्पॉट पे आप ये सोच रहे होते हैं कि 87 तक हम चले गए, इंडेक्स अब कमज़ोर पड़ रहा है, नो, ऐसे कोई इंस्टेंस नहीं है अभी। फिर आप देखिए जरा, पहले दिखाइए आप 8700 की कॉल, याद रखिए 8700 की कॉल पे कल भी कॉल राइटर नहीं था, उसने मैंडेट अब तक ये नहीं दिया है। आज करीब 9.25 लाख शेयर जुड़े। आज अगर आप देखें इंट्राडे में तो वहाँ पे कॉल राइटिंग है, पर क्लोजिंग बेसिस के स्टैटिस्टिक्स देखूंगा 8800 पे कन्विंसिंगली अगर आप देखें कॉल राइटिंग हो रही है, नो डाउट है। कल भी अगर आप देखें, कल काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी वहाँ पे। ये अगर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 8700 की कॉल है, यहाँ पे आज राइटिंग हुई है। जरा आप एक बार 8600 के पुट दिखाइए, लेकिन 86 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई पुट है ना, याद रखिए वो 8500 के पुट है। 8600 के पुट में यहाँ पे 3.25 लाख से जुड़े, करीब 9 रुपये प्रीमियम बढ़ा है, 101.70, छोड़िए इसको। आइए आप 8500 के पुट पे, याद रखिए मैं पिछले 3-4 दिन से इसको 5 दिन से इनफैक्ट, जब से अगर आप देखें रोलोवर स्टार्ट हुए थे, 8500 के पुट 65 रुपये के इस प्रीमियम को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। इस वक्त 70 रुपये का प्रीमियम है मेरे ख्याल से, ये भाई आपकी स्क्रीन पर 67, 74 और 63, ये 10 रुपये का दायरा इस पुट के लिए बहुत है। याद रखिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 75 या 76 या 77 के ऊपर निकल जाए, दैट मीन्स ये सोचिएगा कि अब इस पुट राइटर के ऊपर रिस्क बन रहा है, और वो बाजार पे, वो इनफैक्ट जो बाजार पे ऊपर से प्रेशर हो रहा होगा ना, उसका एक सही रिफ्लेक्शन होगा कि 8500 का पुट राइटर क्या कर रहा है, क्योंकि इस पुट का आउटस्टैंडिंग वाई 46 लाख सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI एट एनी पुट ऑप्शन इज 8500। चंदन, आप 65 रुपये का 68 रुपये का प्रीमियम आपकी स्क्रीन पर है, क्या करना चाहेंगे? ये पिछले 3 दिन से स्टेबल है इसी रेंज में। जी हाँ, देखिए ऑप्शन की डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट 8500 पे है, सबसे ज़्यादा कॉल 9000 फॉलोड बाय 8800 की स्ट्राइक पे है। जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज है वो 85 से 88 के बीच, और पोजिशनल ट्रेडिंग रेंज 85 to 9000 के बीच दिखा रहा है। बट ओवरऑल यदि इमीडिएट ट्रेडिंग और राइटिंग की बात करूँ तो 8600 की पुट में राइटिंग हो रही है, 8500 की पुट में राइटिंग हो रही है, जो नीचे में बाजार को होल्ड करनी चाहिए। वहीं ऊपर में 87 की कॉल में राइटिंग हो रही है, उसकी वजह से बाजार 86, 65, 8700 के ऊपर जा नहीं पा रहा। तो फिलहाल जब तक 85-50 का लेवल नहीं तोड़ रहे, कन्विक्शनली नेगेटिव व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो पुट राइटर्स है वो बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बट 86-65 निकल जाता है और 86 की कॉल में अनवाइंडिंग हो जाती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी का संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, दलजीत कौली इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दलजीत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 8625 कल GST पेश होना है। चलिए, दलजीत से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अब दलजीत, आई होप यू कैन हियर मी। आई वाज सेइंग कि अभी तो 10 पॉइंट नीचे है मार्केट, कल GST भी प्रेजेंट होना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट पर इस समय? मेरे ख्याल से ये इट इज़ बाई ऑन न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि GST बहुत समय था और बहुत। चलिए दलजीत, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आपसे संपर्क करने में दिक्कत आ रही है, अब हम फिर से कनेक्ट करते हैं आपके साथ। बट मीनवाइल एक बार देख लेते हैं, इस समय मार्केट में भले ही 10 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर है, बट लुक एट द हैवी मूवर्स जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ITC, मारुति सुजुकी, HCL टेक इनफैक्ट 3% ऊपर है, टेक महिंद्रा 2%, हीरो मोटोकॉर्प, बैंक ऑफ बड़ौदा, ONGC, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उपेंद्र, ये जो ऑटो स्पेस है, स्पेशली 2 व्हीलर्स, इन पर ड्यूअल ट्रिगर हो जाएगा। एक तो GST का क्लियर होना एंड सेकेंड ये जो 7th पे कमीशन, जो कि इसके जो एरियर्स हैं वो एक 1 शॉट में सारे एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे। 2 व्हीलर स्पेस पर और कितना रनअप आप एक्सटेंड होता देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 2 व्हीलर क्षेत्र जो है बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि और एक फैक्टर ये भी है कि मानसून भी बहुत अच्छा है, उसका रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी उधर बिल्डअप हो रही है। सो मेरे ख्याल से ऑल दीज 3 फैक्टर्स, रूरल इकोनॉमी, 7th पे कमीशन, एज वेल एज द पॉजिटिविटी विच इज़ कमिंग इन,
is helping these companies. Hero is my favorite, of the lot, followed by Bajaj Auto and TVS. तो मेरे ख्याल से सभी कंपनियों को उसका बेनिफिट होने वाला है और आई थिंक आई वुड बी वेरी बुलिश ऑन दैट। और जीएसटी का सबसे एक आई थिंक जो इम्पैक्ट पॉजिटिव होने वाला है टू व्हीलर्स के लिए वो अभी तक पहचाना नहीं गया है। सो दैट इज वन मोर थिंग टू बी रियली लुक्ड एट, नहीं, चलिए इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से दलजीत कोहली मौजूद है। दलजीत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। दलजीत, कल जीएसटी बिल आई थिंक ऑलमोस्ट जब से सरकार आई है तब से जीएसटी बिल के पास होने की गुंजाइश तलाश रहे हैं पहले से। इसके पास होने की पॉसिबिलिटी और लाइकली टू बी इम्पैक्ट ऑन द मार्केट सेंटीमेंट वाइज क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी लग रहा है कि शायद ये कल पास हो जाए तो उसके बाद फिर मार्केट के पास एक बड़ा ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाला जो फॉर्मूला रहता है वो काम कर आप जीएसटी आने वाला है और हम ये सब जानते हैं कि इवन इफ कल पास हो भी जाएगा तो उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले 1-1.5 साल में जाकर के कंपनीज़ के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब से लेके अगले 6 महीने साल भर तक जब तक अप्रैल में लागू होने की बात होगी उसके बीच में बहुत सारी बातें आएंगी, एकअप्स आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ आएंगे, तो मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं रहेगा जीएसटी को लेकर के। तो ये एक न्यूज़ आउट ऑफ द वे हो जाएगी और इसलिए फिर उसका इम्पैक्ट भी ख़त्म होगा। तो मेरे ख्याल से और दूसरी एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी जीएसटी जिस कंट्री में भी लागू हुआ है तो उसमें अगले 1-1.5 साल तक बहुत हाइपर इन्फ्लेशन रहा है। तो और हमारा जो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट थीम चल रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और अगर हम जीएसटी लगा रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कैसे घटेंगे? तो मतलब आपके पास अगले 1-1.5 साल के लिए और कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। ये जो एक्टिविटी है ये आउट ऑफ द वे हो जाएगी। तो मुझे ख्याल से इस समय एटीट्यूड ये होना चाहिए जो मुझे शायद लग रहा है कि अभी पिछले आधे घंटे में हो भी रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करो, इस समय पैसा घर निकाल के रखो, कैश में रखो, और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट नीचे मिलेगा तो वापस री एंटर करेंगे। यही इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम बात कर भी रहे थे। मुझे कल भी हमने बात की और आपने भी कल बात कही थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे मार्च का महीना था लास्ट ईयर 2015 में, सुबह 8:05 पे खबर आई कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट घटा दिया है। उस दिन 91 से 19 का हाई लगा और उसके बाद ऑलमोस्ट आप 6950 तक गए। दैट मीन जब इवेंट लेस हो जाता है बाजार तो उसके बाद क्लूलेस भी हो जाता है। और एक इवेंट है इसके बीच में, एक तो जो दलजीत ने कहा, खैर चलिए वो तो जीएसटी लागू होगा और उसके बाद महंगाई बढ़ेगी, उसमें काफ़ी समय है, लेकिन इन सब के बीच नए आरबीआई गवर्नर के नाम की घोषणा होनी है। और जिस तरह से सन्नाटा छा गया है इस पर, आई जस्ट होप कि कोई नेगेटिव सरप्राइज मार्केट के लिए नहीं निकले।